lecture, we have seen the graphical method and we have also seen the limitation of graphical method. That is, graphical method cannot be used when number of decision variables are more than 2. So we want a method that can be used to solve LPP when number of decision variables are more than 2. So we are going to discuss about simplex. So there is one prerequisite that if you want to understand today's lecture, the prerequisite is first you have to go through the graphical method. That is first 2 lecture which I have already delivered on graphical method. तो अगर आप सिंप्लेक्स को ढंग से समझना चाहते हैं तो पहले ग्राफिकल मेथड को समझें. ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सिंप्लेक्स मेथड. तो ऐसा हो सकता है कि वो सिंप्लेक्स वाला ही लेक्चर देखना चालू करें तो आपको सिंप्लेक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. सिंप्लेक्स को समझने के लिए पहले ग्राफिकल मेथड को समझना जरूरी है. तो इस लेक्चर को समझने के लिए पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें. अगर आपको ग्राफिकल मेथड आता है तब भी आप एक स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं. बट द prerequisite is you have to go through the lecture 1 and lecture 2, then only you can understand this lecture. तो हम लोग बात करते हैं उसी प्रॉब्लम की जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे बिगिनिंग में. तो एक तरीका इसको था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाएं, ठीक है, और क्या करें फिर कंस्ट्रेंट प्लॉट करें, फिजिबल रीजन ढूंढें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालें और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें. ठीक है ना. दूसरा तरीका देखो क्या है. आज हम सिंप्लेक्स से पहले समझते हैं अलजेब्रिक मेथड. क्या है देखो, ये दिस इज फाउंडेशन टू सिंप्लेक्स. ठीक है ना. तो ये मेथड ये क्या कहता है, देखो इन कंस्ट्रेंट्स को, ये इनइक्वालिटी है ना, इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करो. देखो कैसे करेंगे. x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई या तो 5 है, इक्वल टू साइन है ना, 5 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा है, तो मैं ऐड कर दूंगा s1 दैट इज इक्वल टू 5. 3x प्लस 2y प्लस s2 इक्वल टू 12. अब ध्यान से देखना, x y तो पॉजिटिव है और s1 और s2 भी पॉजिटिव होंगे. कैसे देखो, x प्लस वाई का वैल्यू या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा. यदि x प्लस वाई का वैल्यू 5 के बराबर हो गया तो s1 0 होगा, और यदि x प्लस वाई का वैल्यू 5 से छोटा, मान लो 4 है, तो s1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब s1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1. ठीक है ना. सिमिलरली यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y किसके बराबर होगा 12. अगर बराबर हो गया तो s2 0 होगा, अगर 12 से कम हुआ है ना तो s2 का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव. तो s2 का वैल्यू या तो क्या नाम है पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा. और s1 और s2 इनको आगे हम डिटेल में समझेंगे कि s1 s2 क्या होता है. बट फॉर टाइम बीइंग s1 एंड s2 इज स्लैक वेरिएबल्स. ठीक है ना. तो अब देखो क्या है, 2 इक्वेशंस है ना, 2 इक्वेशन है और कितने अननोन है 4, 1 2 3 एंड 4. सो देयर आर 4 वेरिएबल्स. ठीक है, 2 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस. ठीक है ना. कैसे सॉल्व होगा, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 वेरिएबल 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व कर सकते. तो देखो अलजेब्रिक मेथड क्या कहता है. देखो 2 इक्वेशन है 1 2, तो मैक्सिमम हम 2 इक्वेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी मैक्सिमम हम 2 वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो हम किन्हीं 2 वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए वेरिएबल्स का वैल्यू हमें मानना पड़ेगा. तो देखो मैं यहाँ कैटेगरी बना रहा हूं, बेसिक वेरिएबल्स, नॉन बेसिक वेरिएबल्स एंड वैल्यूटेड. राइट. सो मैं ये टेबल बना रहा हूं. राइट. तो मैं
मैं किन्हीं दो वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, बाकी दो बचे वेरिएबल, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तो किन्हीं दो वेरिएबल्स को हमें कुछ वैल्यू असाइन करना होगा। सिंपलेस्ट वैल्यू हम क्या असाइन कर सकते हैं? सिंपलेस्ट वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं 0। तो हमें किन्हीं दो वेरिएबल्स को वैल्यू 0 असाइन करना होगा। देखो 4 वेरिएबल है, किसी दो को असाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, x और y दोनों को 0 असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो S1 S2 सॉल्व कर लेंगे। x और S1 कोई दो ही तो लेना है, x और S2 को 0 असाइन कर सकते हैं, y और S1 को 0 असाइन कर सकते हैं, y और S2 को 0 असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और S1 और S2 दोनों को 0 असाइन कर सकते हैं। यही तरीके हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है। मैंने देखो पहले से ही 6 सीरियल नंबर लिया था, इसका मतलब मुझे पहले से पता था कि 6 ही कॉम्बिनेशन होंगे। कैसे? सिंपल है। देखो 4 वेरिएबल है, उसमें से कितने को 0 पिक करना है? 2 को 0 पिक करना है। तो 4C2 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 6, ठीक है। तो अब नॉन बेसिक वेरिएबल्स क्या है? देखो सिंपल है कहानी क्या कहता है कि भाई इसे सॉल्व करना है और इसमें 4 वेरिएबल है। अगर इस प्रॉब्लम में 4 वेरिएबल हैं और इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2 इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 ही है, वेरिएबल 4 है, कैसे सॉल्व करेंगे? किन्हीं दो को 0 मान लिया, बचे 2, जैसे x और y को 0 मान लिया। तो S1 क्या हो गया? 5 और S2 क्या हो गया? 12, ठीक है ना। x और S1 को 0 मान लिया, x और S1 को 0 मान लिया, तो y क्या हो गया? 5, ठीक है। x और S1 को 0 मान लिया तो y हो गया 5, x को 0 मान लिया, ठीक है ना, तो y हो गया 5, 10, तो S2 क्या हो गया? 2, ठीक है। थर्ड x और S2 को 0 मान लिया, x और S2 को 0 मान लिया तो y कितना हो गया? 6, x और S2 को 0 माना है हमने, तो y हो गया 6, तो S1 कितना आएगा? -1। फोर्थ y और S1 को 0 मान लिया, y और S1 को 0 मान लिया तो x कितना हो गया? 5, और y 0 है, x 5 है, तो ये कितना हो गया? 15, तो S2 कितना आएगा? -3, ठीक है। y और S2 0 है तो x कितना हो जाएगा? 4, और x 4 हो गया, y और S2 0 है, ठीक है ना, x 4 हो गया, x 4 हो गया तो S1 कितना हो गया? 1, ठीक है। S1 और S2 0 है, तो ये दोनों बच्चे दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो ये आएगा x = 2 एंड y = 3। z का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये S1 S2 स्लैक वेरिएबल है। आगे मैं समझाऊंगा, जब इन वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जोड़ोगे तो इनका कोफिशिएंट हम क्या देते हैं? 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका कोफिशिएंट होता है 0, ठीक है ना। क्यों 0 देते हैं हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। S1 S2 स्लैक वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब S1 S2 का कुछ वैल्यू में आएगा तो उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बढ़ेगा नहीं, वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। z का वैल्यू निकाल लेंगे। S1 5 है, S2 12 है, x 0 है, y 0 है, S1 5 है, S2 12 है, देखो 0 आएगा भाई। 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये तो 0 हो गया, और x और y 0 है तो ये तो 0 हो ही गया। y is 5, ठीक है। देखो S1 S2 से तो कुछ होना नहीं है, इसको काउंट ही मत करो। x 0 है, x 0 है, और y कितना है? y है 5, तो ये कितना हो गया? 25। यहाँ माइनस वैल्यू आया है, इनको वैल्यू इवैल्यूएट मत करो। यहाँ क्या है? x = 4, 24, और ये आएगा 27। कैसे चेक करेंगे? x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, और S1 का 0 हो गया, S2 का 0 हो गया, 27। देखो इन दो का वैल्यू हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया? देखो ये वैल्यू निगेटिव आ गया, और हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि दीज टू वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन वायलेट कर गया ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इनफीजिबल सोल्यूशन। 3 और 4 जो है वो इनफीजिबल सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखो ये मेथड बहुत अच्छा है। अब सिंपल है, हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे? 0, 25, 24, 27 में से मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 27, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, यही तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है।
तो ऐसा करके तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे अननोन 4 की जगह 6 हो जाए, तो 2 रखेंगे, 4 को 0 मान लेंगे, ठीक है ना। और फिर ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे और फिर आखिरी में मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगा निकाल लेंगे। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहले तो टर्मिनोलॉजी समझो। कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है व्हाट आर बेसिक वेरिएबल्स एंड व्हाट आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब इनको समझने की कोशिश करो। देखो ये इक्वेशंस है, तो वेरिएबल नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। The variables which are assigned zero value during iteration are referred as non-basic variables. जीरो वैल्यू, इटरेशन के दौरान ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम जीरो मान लेते हैं उन्हीं को बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है ना। बेसिक वेरिएबल क्या है, व्हाट आर बेसिक वेरिएबल्स। व्हाट आर बेसिक वेरिएबल्स, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है ना। सो द वेरिएबल्स which has non-zero value during iteration are referred as basic variables. तो जिनकी वैल्यू जीरो है, ठीक है ना, वो नॉन बेसिक, और जिनकी वैल्यू नॉन जीरो है वो बेसिक, ठीक है ना। तो ये दो टर्म बहुत ध्यान से ऑब्जेक्टिव में लिख लेना है, ठीक है ना, और समझ लेना है, बेसिक वेरिएबल एंड नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई देखो एक्स और वाई को कुछ वैल्यू असाइन करना था। देखो क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन थी 2 और वेरिएबल थे 4, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो 2 ही वेरिएबल बचने चाहिए, तो एक्स्ट्रा 2 हुए तो उनका वैल्यू 0 असाइन कर दिया। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव असाइंड 0 वैल्यू टू द नॉन बेसिक वेरिएबल। व्हाई वी हैव असाइंड 0 वैल्यू टू द नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 ही क्यों असाइन किया गया। भाई 1 1 असाइन कर देते तब भी आंसर आ जाता, 2 2 असाइन कर देते तब भी आंसर आ जाता, ठीक है ना। कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते आंसर आ जाता, पर 0 वैल्यू ही क्यों असाइन किया गया, और कोई वैल्यू क्यों नहीं असाइन किया गया। इसलिए नहीं असाइन किया गया, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो देखो, जो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है, बेसिक वेरिएबल क्या है, ठीक है ना। जिनको 0 वैल्यू असाइन कर दिया वो नॉन बेसिक है, जो नॉन जीरो वैल्यू है जिनके पास वो क्या है, बेसिक वेरिएबल, ठीक है। अब क्वेश्चन हम इस चीज का आंसर दे रहे थे, व्हाई वी हैव असाइंड 0 वैल्यू टू द नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, और मैं इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, एक्स और वाई। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया था। ठीक है ना। अब यार देखो ये आंसर क्या है, देखो S1 5 S2
12 है, एक्स और वाई कितना है 0। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो S1 S2 यहाँ है ही नहीं, ये है तुम्हारा फर्स्ट आंसर, कॉर्नर पॉइंट है 0,0। सेकंड क्या है यहाँ पे, वाई 5 है, एक्स 0 है, ये है तुम्हारा सेकंड, ठीक है ना। थर्ड, फोर्थ तो इनफिजिबल है, अच्छा 4 एंड 0, ये है तुम्हारा फिफ्थ, और ये है तुम्हारा 6। तो अगर मैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स को 0 वैल्यू असाइन करूंगा, क्या करूंगा, नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 वैल्यू असाइन करूंगा, तभी हमें कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है ना। और हमें पहले से पता है, मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया था, कॉर्नर पॉइंट्स आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन, ईदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू विल बी फ्रॉम द कॉर्नर पॉइंट्स ओनली, ठीक है ना। तो हम नॉन बेसिक वेरिएबल को कुछ और वैल्यू असाइन कर सकते थे, तो हमें कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलते, कोई पॉइंट मिलता फीजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। तो हमें लेकिन पहले से पता है, अगर तुम्हें कॉर्नर पॉइंट चाहिए तो नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 0, और हमें पहले से पता है कॉर्नर पॉइंट से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है, हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कोई ना कोई एक कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है, क्यों 0 वैल्यू दिया, ठीक है, तो ताकि हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिले, और हमें पहले से पता था कि हम जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है वो कॉर्नर पॉइंट से आता है, तो नॉन बेसिक वेरिएबल को हमेशा 0 वैल्यू ही असाइन करना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि बेसिक वेरिएबल्स कितने हैं, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन क्या है। मैं ऐसे लिखता हूं, मान लो मेरे प्रॉब्लम है, लेट्स से नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या डिसीजन वेरिएबल्स कितना है n, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितना है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है लेट्स से m, ठीक है। तो भैया उतने ही बेसिक, उतने वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर सकते हो जितना इक्वेशन है, ठीक है ना। तो मान लो अगर आपके पास m कंस्ट्रेंट है तो m इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल हमेशा कितने होंगे आपके प्रॉब्लम में, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, आपकी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स होंगे कितने, जितने कंस्ट्रेंट है m, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स, टोटल वेरिएबल है n, उसमें से m हो गए बेसिक जिनकी नॉन जीरो वैल्यू, तो नॉन बेसिक बचे कितने होंगे n माइनस m, ठीक है ना। अब ये जितने सोल्यूशन है इनको क्या बोलते हैं, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपके पास बेसिक सॉल्यूशन कितने होंगे, तो बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आपके पास टोटल वेरिएबल है n, ठीक है ना, उसमें से कितने बेसिक वेरिएबल होंगे खोज लो, या तो देखो इनकी संख्या है m, इनकी संख्या है n माइनस m, तो हमें टोटल n में से या तो m पिक करना है और या n माइनस m पिक करना है, ठीक है ना। तो ये m होगा या nc n माइनस m होगा, वो भी हमें पता है पहले से, हमें पहले मैथमेटिक्स से पता है कि NCR किसके बराबर होता है, NC n माइनस r, तो ये दोनों क्या है बराबर, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन क्या होंगे। अच्छा इसमें ये तो इनफिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये दोनों इनफिजिबल सॉल्यूशन है, जो बचे हुए सॉल्यूशन है देखो ये सारे, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितना है 6, लेकिन बेसिक फिजिबल सॉरी फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन कितने हैं 6, उसमें से भी ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना इनको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो टोटल आपका बेसिक सॉल्यूशन है उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है ना, सारा बेसिक सॉल्यूशन है ये, इसमें से ये बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है, फीजिबल है ना, ये इनफीजिबल है, तो इनको बेसिक बेसिक नहीं लगाते, सीधा लिख देते हैं इनफीजिबल सॉल्यूशन। ये बेसिक नॉन बेसिक का क्या चक्कर है, याद करो जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन को हमने क्या बोल दिया था, कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन को हमने बोल दिया था कि यहीं से ऑप्टिमल आएगा, इसलिए उनको क्या, उनके कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन को क्या बोलते थे, बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, है ना।
ठीक है। तो इनफीजिबल है, कोई चक्कर ही नहीं है। हमने फिजिबल सोल्यूशन से बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, मतलब पूरे फिजिबल रीजन के जो सोल्यूशन था फिजिबल सोल्यूशन, उसमें से कॉर्नर पॉइंट अलग किया था। इसीलिए जो कॉर्नर पॉइंट सोल्यूशन उनको क्या बोलते थे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। और यही बेसिक फिजिबल सोल्यूशन से आता था ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये इनफिजिबल सोल्यूशन बोलो, बेसिक इनफिजिबल बोलने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड, इससे आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर हम ध्यान से देखें तो इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस मेथड के ड्रॉबैक क्या हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला हमने कल देखा था, हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां से आता है, ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहां से आता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, ठीक है। इनफिजिबल सॉल्यूशन से कभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता। कहां से मिलता है, पहले हमने देखा था फिजिबल सॉल्यूशन, फिर फिजिबल सॉल्यूशन में भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन, वहां से मिलता था ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनफिजिबल से कभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता था नहीं। इसका मतलब ये मेथड फर्जी में दो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है ना। सो वी वांट अ मेथड that does not evaluate इनफिजिबल सॉल्यूशन। हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो इनफिजिबल सॉल्यूशन ना निकाले, ठीक है। सेकंड, एक तो ये इनफिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहा है। देखो, पहले इसने 0 आंसर दिया, सही बात है, ठीक है। सेकंड में 25 दिया, तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। 0 से 25 पे गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर 25 से 24 क्यों है, कोई मतलब नहीं है ना। तो आप, हमें क्या चाहिए, आप एक स्टेप पर गए हो, आप उससे ज्यादा वैल्यू बताओ, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है ना। 25 के बाद 24 का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो देखो, नेक्स्ट क्या है, वी वांट अ सोल्यूशन, वी वांट अ मेथड that gives better and better solution in every iteration। ठीक है ना, हर इटरेशन में हमें बेटर चाहिए। मतलब अगर मैक्सिमाइजेशन है तो 0 के बाद 25 गया है, 25 से बढ़ो, अगर नहीं बढ़ सकते हो तो बता दो, ठीक है ना। देखो, दूसरी चीज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढ रहे हैं, देखो हमने खुद कंपेयर किया है कि 0, 25, 24, 27, मैथड ने नहीं बताया, ठीक है ना। तो हमने क्या ढूंढा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या, 27। तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो खुद बताए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं तो आपको बता रहा है, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो खुद ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताए, ठीक है ना। सो वी वांट अ मेथड that identifies the optimal solution when reached तो हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको ढूंढ के खुद बताएगी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। पहला, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो इनफिजिबल सॉल्यूशन ना दे, ठीक है ना। क्यों ऐसा मेथड चाहिए, क्योंकि इनफिजिबल सॉल्यूशन से कभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता। हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो बेटर एंड बेटर सॉल्यूशन दे, ठीक है ना। हर स्टेप में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, अगर नहीं हो सकता तो बता दो, ठीक है। और एक ऐसा मेथड होना चाहिए जो खुद बताए कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जब आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि हर सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, लेकिन जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए तो वो खुद बताए, ठीक है। ये इसके ड्रॉबैक है, ये नहीं कर रहा है। देखो, इनफिजिबल सॉल्यूशन ये इवैल्यूएट कर रहा है, हर स्टेप में बेटर एंड बेटर देगा, इसके कोई गारंटी नहीं है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें खोजना पड़ रहा है, ये नहीं खोज रहा है, ठीक है ना। तो यहीं से जो एक ऐसा मेथड है जो इन तीनों रिक्वायरमेंट को हमें हमारी पूरा करता है, मतलब वो इनफिजिबल सॉल्यूशन भी नहीं इवैल्यूएट करता, वो हर स्टेप में बेटर एंड बेटर सॉल्यूशन देता है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब आता है तो उसे बताता है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और उस मेथड का नाम क्या है, सिंपलेक्स मेथड।
अब हम सेम प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप सीखेंगे क्या है, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर सीखेंगे कि हम कैसे सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप कारण भी सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है, सिंप्लेक्स मेथड ये कहता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए एलपीपी। सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है, पहले एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो देखो सिंप्लेक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना। तो किसी भी एलपीपी को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, यदि उन कंडीशन को कोई एलपीपी सेटिस्फाई करता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाएगा। देखो नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ऑल द कंस्ट्रेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। with positive RHS value। ठीक है, क्या मतलब है, पहले तो ये कंस्ट्रेंट देखो, क्या ये इक्वेशंस है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। क्या ये इक्वेशन है, नहीं है, ठीक है ना, ये इक्वेशन में नहीं है, तो इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये लेस देन इक्वल टू टाइप कंस्टेंट है, तो x प्लस वाई 5 या उससे छोटा है, तो ये छोटा है तो इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। और हमने देखा था x और y क्या है, s1 और s2 सारे क्या है, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ऑल द कंस्टेंट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। नहीं है तो क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जैसे हमने देखो यहाँ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, पॉजिटिव आरएचएस वैल्यू, आरएचएस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये, अब ऐसा भी हो सकता था प्रॉब्लम, मान लो हम ऐसे लिखते, यहाँ आरएचएस पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे कंस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। तो साइन क्या हो जाएगा, ये राइट आरएचएस वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आरएचएस वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, नहीं है तो -1 से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ आरएचएस वैल्यू नेगेटिव था तो क्या किया, पूरे कंस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वो अलग बात है, जब आप कंस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लेकिन अगर आरएचएस वैल्यू नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कंस्टेंट इक्वेशन के फॉर्म में होने चाहिए, आरएचएस वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ऑल द डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी ऑफ पॉजिटिव टाइप। देखो पॉजिटिव टाइप है, होने भी चाहिए। नेगेटिव है तो कहता है मेरे पास मत आओ। ठीक है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे आगे हम देखेंगे। सारे डिसीजन वेरिएबल कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर कोई एलपीपी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सिंप्लेक्स क्या कहता है, यदि आप सिंप्लेक्स का यूज करते हुए एलपीपी को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपके पास टास्क है कि आप उसे किस में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आरएचएस वैल्यू पॉजिटिव है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, आरएचएस वैल्यू पॉजिटिव है और सारे डिसीजन वेरिएबल तो पॉजिटिव है। दैट मींस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। नहीं था प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने कन्वर्ट किया। ठीक है ना, और ये जो स्लैग S1 S2 को क्या बोलते हैं, स्लैग वेरिएबल्स। इनका मतलब क्या है हम आगे समझेंगे। हम देखो पहले हम प्रोसेस समझेंगे। ठीक है ना, आरएचएस वैल्यू पॉजिटिव क्यों चाहिए ये हम आप सब आगे देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं टेबल बना रहा हूँ, इसको बनाने के कई तरीके हैं लेकिन हम एक तरीका अडॉप्ट करेंगे।
देखो जितने भी वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ना यहाँ लिख लो एक्स वाई S1 S2 और यहाँ रहेगा आपका RHS वैल्यू। ठीक आगे देखेंगे क्या, ठीक है ना। आप देखो अगेन वही फंडा है, देखो कितने कंस्ट्रेंट हैं, 2 कंस्ट्रेंट हैं। तभी हमने बताया था अलजेब्रिक मेथड में आपके पास बेसिक वेरिएबल कितने होंगे, आपके पास बेसिक वेरिएबल की जो संख्या है हमेशा क्या होती है, ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितना है आपके पास, 2। तो आपके पास बेसिक वेरिएबल कितने होंगे, 2। और जो 2 बेसिक वेरिएबल होंगे वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। अब बेसिक वेरिएबल कैसे खोजें, तो देखो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। इस टेबल में यहाँ पे रखेंगे हम लोग बेसिक वेरिएबल। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन से वेरिएबल रहेंगे और ये वेरिएबल हम पिक कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे, देखो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, एक्स वाई S1 S2, ठीक है। तो अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 2, S1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 और इसमें S1 है ही नहीं, 0, यहाँ S2 नहीं है, 0। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल होंगे, तो कितने बेसिक वेरिएबल होंगे, हमेशा बेसिक वेरिएबल की संख्या नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के बराबर होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने, 1 2, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल में क्या होंगे, 2, ठीक है। 2 वेरिएबल कैसे पिक करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स में देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ बन रही है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो ये बन रही है। तो ये S1 और S2 हो जाएंगे आपके बेसिक वेरिएबल, इनिशियल बेसिक वेरिएबल्स जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो S1 S2, क्यों S1 S2, S1 S2 बेसिक वेरिएबल, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल 2, क्यों 2, हमेशा 2 नहीं होंगे क्योंकि 2 कंस्ट्रेंट है, इसलिए नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल कितने, 2, ठीक है ना। अब एक काम क्या करेंगे, इनका कोफिशिएंट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो 0 0, तो यहाँ 0 0, ठीक है। और x का कोफिशिएंट क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, 6, y का कोफिशिएंट 5, s का कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 0, ठीक है ना। अगेन सेम मैट्रिक्स यहाँ जाएगी। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 3, क्या आ जाएगा, 1 और 3, देन 1 और 2, देन 1 और 0, 0 और 1, RHS क्या है, 5, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है सिंपलेक्स टेबल में बेसिक वेरिएबल, ये बेसिक वेरिएबल है और इस पूरे को बोलते हैं बेसिस, ये है बेसिस। और जो बेसिस में कौन रहता है, बेसिक वेरिएबल, और बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमेशा आपको सिंपलेक्स टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगा। तो ये पॉइंट लिख लेना, देयर इज ऑलवेज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल इन द सिंपलेक्स टेबल। हमेशा बेसिक वेरिएबल्स के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा सिंपलेक्स टेबल में। यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, उसको आप जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पे वो साइड में सब नोट करते रहना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स corresponding to basic variables in the simplest table. बेसिक वेरिएबल के लिए के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो देयर इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल इन द सिंपलेक्स टेबल। तो सिंपलेक्स टेबल में जहां बेसिक वेरिएबल होंगे उनके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। क्यों बनेगा, इसका क्या फायदा है हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर ले ध्यान से, सारे पॉइंट साइड में नोट करते रहे, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है ना।
यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, सी जे माइनस जेड जे, ठीक है ना। तो समझ लो कि जैसे ये राजगद्दी है, यहाँ हर कोई बैठना चाहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो अंग्रेज लोग अपना एक आदमी छोड़ गए, ठीक है, कि वो देश चलाएगा जब तक हम नया अपना प्रधानमंत्री चुन नहीं लेते। तो फिर जब हमने प्रधानमंत्री चुन लिया, उनको भगा दिया, ठीक है ना। तो इनके साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है ना, राजगद्दी से इनको भगाया जाएगा। तो देखो कैसे भगाएंगे, तो कभी भी हम प्रधानमंत्री को हटाने से पहले नया प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। जैसे इलेक्शन होता है तो एक प्रधानमंत्री रहता है, जब हम नया चुन लेते हैं तो पहले वाले को हटा देते हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, सी जे माइनस जेड जे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सी जे क्या है, सी जे माइनस जेड जे क्या है, देखो सी जे है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये कोफिशिएंट, तो ये जे जे डिनोट करता है कॉलम ना। ये तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, यहां से हटा देता हूँ। ठीक है, जे का मतलब होता है कॉलम, ठीक है। तो जैसे यहाँ जे का वैल्यू कम क्या नाम है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट कॉलम हो गया। यहाँ जे का वैल्यू 2 होगा, जे का वैल्यू 3 होगा, जे का वैल्यू 4 होगा। तो सिंपली सी जे क्या हो गया, सी जे, जे अगर 1 है, फर्स्ट कॉलम है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, थर्ड कॉलम है ना ये हो गया C4, है ना। जे क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है ना, कॉलम। अच्छा, जेड जे कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम के लिए जे क्या आ जाएगा 1, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, C1 माइनस Z1, क्या निकालना है हमें, C1 माइनस Z1, तो C1 क्या है 6, अच्छा Z1 कैसे है 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 0 ही हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, क्योंकि ये कोफिशिएंट 0 है ना। अब देखो C2 माइनस Z2, तो C2 क्या है 5 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अभी तो ये 0 ही है, तो ऐसे सब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये टर्म 0, तो 5 माइनस 0 5, ठीक है। यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, 0 है, निकाल के तुम देख सकते हो। तो ये क्या आएगा, देखो C3 माइनस Z3, C3 क्या है 0 माइनस Z3 क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, ऐसे C4 माइनस Z4 निकालो, वो 0 आएगा, ठीक है ना, समझ गए। C1 C2 क्या ऊपर का कोफिशिएंट, Z1 कैसे निकालते, Z1 निकालना दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, दोनों को जोड़ दो। ऐसे यहाँ पे Z2 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 जोड़ दो, है ना, ऐसे करके निकाल लो। अब देखो एक चीज और, जैसे हमने देखा था पॉइंट नंबर 1, हमने क्या देखा था, हमेशा बेसिक वेरिएबल के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। 2 है तो सेकंड ऑर्डर का बनेगा, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनेगा, 3 है तो 3 इंटू 3 का बनेगा। अच्छा, अब जरा देखो पॉइंट नंबर 2, सीजे माइनस जेड जे वैल्यू बेसिक वेरिएबल्स के लिए, किनके लिए, बेसिक वेरिएबल्स के लिए 0 ऑलवेज, देखो बेसिक वेरिएबल S1 S2 सीजे माइनस जेड जे वैल्यू क्या 0, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से लिख ले, हमेशा रहेगा ऑलवेज। ये हम सब आगे देखेंगे कि इनका मतलब क्या है, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस है क्या, कैसे करते हैं। अब देखो, अब ये राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कौन आएगा राजगद्दी पे, किसको बैठाना है, ठीक है। तो देखो किसको बैठाना है, तो हमें चूज करना है इनकमिंग वेरिएबल, कौन आएगा, इनकमिंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इनकमिंग वेरिएबल और एंटरिंग वेरिएबल का, ये एक हमेशा नॉन बेसिक वेरिएबल होता है,
ठीक है ना, नॉन बेसिक वेरिएबल। तो नॉन बेसिक कौन से है, S1 S2 तो बेसिक हो गया, तो जो बचे वो नॉन बेसिक है। तो इस स्टेप में नॉन बेसिक कौन से है, x और y, ठीक है ना, विद मैक्सिमम पॉजिटिव Cj माइनस Zj वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा है, x और y, ठीक है ना, दो सीधे माने चलते, ये एक ये है, कौन सा लेना है, मैक्सिमम पॉजिटिव। 6 और 5 में से कौन सा पिक करेंगे, तो ये आपका x क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल, x इज योर इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है ना, x एंटर करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखते हैं कैसे इनकमिंग वेरिएबल डिसाइड करना है। इनकमिंग वेरिएबल हमेशा क्या होगा, नॉन बेसिक वेरिएबल। नॉन बेसिक तो एक से ज्यादा है, दो है, तो Cj माइनस Zj वैल्यू जिसका पॉजिटिव हो, और अगर एक से ज्यादा का पॉजिटिव है, देखो यहाँ दोनों का पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो उसको कंसिडर नहीं करते। मैक्सिमम पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों में से दोनों पॉजिटिव है तो ज्यादा वाला वैल्यू ले लिया, तो x हो गया आपका इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है ना। अगर ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया, तो ये है आपका की कॉलम, की कॉलम क्या है, कॉलम करस्पॉन्डिंग टू इनकमिंग वेरिएबल, कॉलम करस्पॉन्डिंग टू इनकमिंग वेरिएबल इन द सिंपलेक्स टेबल। इनकमिंग वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, की कॉलम, ठीक है ना। अब हमने ये डिसाइड कर लिया भाई कि कौन आएगा, x, अब भागेगा कौन, तो इनकमिंग वेरिएबल हमने डिसाइड कर लिया है ना। लीविंग वेरिएबल निकालने के लिए हम थीटा निकालते हैं, ठीक है ना। थीटा मैं यहां लिख दे रहा हूं कि थीटा है क्या, थीटा इज b बाई सी जे। b क्या है, RHS वैल्यू, कोफिशिएंट इन द की कॉलम, ठीक है ना। और ध्यान रहे Cj इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड don't compute theta when Cj is नेगेटिव और 0, ठीक है ना। अब b क्या है, RHS वैल्यू 5, तो ये हो गया तुम्हारा 5, और Cj क्या है, कोफिशिएंट इन द की कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग ये की कॉलम है तो इसका कोफिशिएंट, तो थीटा क्या होगा 5 बाई 1, कितना हो गया 5, 12 बाई 3, 12 बाई 3 क्या हो गया 4, ठीक है। तो थीटा कब कैलकुलेट करते हैं, जब Cj का वैल्यू पॉजिटिव हो, यदि 0 हो या नेगेटिव हो तो इसको इवेलुएट नहीं करते, ठीक है ना। थीटा को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है ना। थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हमें क्या डिसाइड करना है, लीविंग वेरिएबल। तो लीविंग वेरिएबल और इसको बोलते हैं आउटगोइंग वेरिएबल, और ये कैसा वेरिएबल होता है, ये बेसिक वेरिएबल। देखो इनकमिंग वेरिएबल हमेशा क्या था, नॉन बेसिक, लिविंग वेरिएबल क्या होगा, राजगद्दी पे जो है वही तो भागेगा, तो वो क्या होता है बेसिक वेरिएबल। सो इट इज बेसिक वेरिएबल मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है ना। थीटा का मिनिमम वैल्यू कौन सा है 4, ठीक है ना। थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो 5 और 4 में से मिनिमम कौन सा है 4, तो ये हो गया आपका लिविंग वैल्यू, ठीक है। S2 भागेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x आएगा बेसिस में और S2 भागेगा, देखो नए बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे। अब
साथ में एक चीज ये भी देख लो, ये रो को बोलते हैं पिवट रो, ये पिवट रो हो गया। पिवट रो क्या है भैया? रो करस्पॉन्डिंग टू लीविंग वेरिएबल, लीविंग वेरिएबल जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको क्या बोलते हैं? पिवट रो। अच्छा नेक्स्ट में आओ, S1 तो वैसे ही रहेगा, S2 भाग जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 6, 0, ठीक है। यहाँ z का वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ z का वैल्यू होगा 0, z का वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो, नॉन S1 और S2 का वैल्यू कितना है? अभी इस टेबल को रीड कैसे करेंगे, ठीक है ना। इस टेबल को रीड करने के लिए देखो ध्यान से देखो, S1 का वैल्यू क्या है? 5, S2 का वैल्यू क्या है? 12। तो यहाँ RHS वैल्यू ही सोल्यूशन है। क्यों? देखो जरा ध्यान से, x और y नॉन बेसिक है, x और y का वैल्यू क्या होगा? 0, 0। तो S1 क्या होगा? 5, S2 क्या होगा? 12। तो इस टेबल को क्या कैसे रीड करेंगे? S1 का वैल्यू है 5, S2 का वैल्यू है 12, ठीक है ना। 5 और 12 यहाँ रख दो, x और y, x 0 है, y 0 है, ठीक है ना। यहाँ S1 का वैल्यू 5, S2 का वैल्यू 12, पूरा निकालो क्या आएगा? 0। हमेशा एक चीज ध्यान से देखना है कि कभी भी ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल है ना, कौन सा नॉन बेसिक वेरिएबल है? एक्स और वाई। हमेशा कोई भी नॉन बेसिक वेरिएबल, वो तो ऑब्जेक्ट एक्स और वाई तो 0 हो जाएंगे, तो नॉन बेसिक का कोई चक्कर नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, बेसिक वेरिएबल ही वैल्यू होगा, तो S1 का वैल्यू 5 है और S2 का वैल्यू 12 है, तो हम क्या कर देते हैं कि इनका कोफिशिएंट ये है ना 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 12, दोनों को जोड़ दिया, जेड कितना है? 0। एक्स और वाई को क्यों नहीं कंसिडर किया? देखो वही तो बन रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 12, 0 बन गया। एक्स और वाई क्या था? नॉन बेसिक, तो उनका वैल्यू वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब भी जेड का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? S1 का कोफिशिएंट 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 12, दोनों को जोड़ दो, जेड का वैल्यू क्या आएगा? 0, ठीक है ना। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यहाँ अभी मैंने टेबल नहीं बनाया है, यहाँ मैंने टेबल नहीं बनाया, लेकिन मैं यहाँ बता सकता हूँ कि जेड का वैल्यू कितना आएगा। देखो कैसे, देखो हम ऐसे लिखते हैं, जेड न्यू इक्वल्स टू जेड ओल्ड प्लस जेड इम्प्रूवमेंट, जेड न्यू इक्वल्स टू जेड ओल्ड प्लस व्हाट इज जेड इम्प्रूवमेंट? CJ माइनस ZJ करस्पॉन्डिंग टू इनकमिंग वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई थीटा मिनिमम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेट में इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो इसके लिए जेड ओल्ड क्या है? 0 प्लस CJ माइनस ZJ इनकमिंग कितना है? 6 इंटू थीटा मिनिमम कितना है? 4, तो इम्प्रूवमेंट कितने का हुआ? 24। पहले वैल्यू कितना था? 0, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा? 24। अभी हम सॉल्व करके देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब चलो नए बेसिक वेरिएबल ये होगा, यहाँ बेसिक वेरिएबल कौन से थे? S1 और S2। नए बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? S1 और X, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाना है, यहाँ S1 है ना, यहाँ S1 है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से वर्टिकल, तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 0 होगा। S2 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, S2 से हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे इंटरसेक्ट करे 1, दूसरे का 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो यहाँ 1 होगा, ये 0, तो ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ x क्या होगा? देखो ये x और यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो यहाँ 1 होगा, 0। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, 0 1 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ऐसा है नहीं, है ना। देखो x पहले कॉलम में क्या चाहिए? 0 और 1, देखो पहले कॉलम में क्या है? 1 और 3, तो हमें भाई ये बेसिक वेरिएबल हो गए, और बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमेशा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। यदि नहीं है तो क्या करना है? बनाना है, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ क्या है? ये रो उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या चाहिए? 1, यहाँ क्या है? 3, ठीक है। कैसे लाएंगे 3? पूरी रो को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2/3, 0 1/3, ये क्या हो गया? 4। देखो एक चीज समझो, आपने ये कंस्ट्रेंट लिखा है, क्या कंस्ट्रेंट लिखा है? x प्लस वाई प्लस S1 इक्वल्स टू 5। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ऐसे लिख दो, x/2 प्लस y/2 प्लस S1/2 इक्वल्स टू 5/2। ये और ये सेम है ना, मतलब पूरी रो कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहे हैं इनको, इस रो को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से, तो उससे कंस्टेंट थोड़ा ना चेंज होगा, वही किया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो हो गया 1, ठीक है ना, और हमें यहाँ पे चाहिए 0। अब 0 देखो कैसे लाएंगे,
देखो हमेशा याद रखना है, ऑलवेज, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ जीरो लाना है। तो कैसे करना है, देखो ये न्यू रो है, ये पुराना वाला रो है। देखो ये वाला रो उठ के यहाँ पे आएगा, ये वाला रो उठ के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया, यहाँ जीरो कैसे आएगा, देखो ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 1 माइनस 2/3 क्या हो गया, 1/3। 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1। 0 माइनस 1/3 क्या होगा, -1/3। 5 माइनस 4 क्या हो गया, 1। अब एक चीज ये देखो, तुम ऐसे भी बोल सकते थे भाई 1 माइनस 1 0 आया, है ना। उल्टा भी कर देते, नया माइनस पुराना कर देते, 1 माइनस 1 कर देते, 0 आ जाता। क्या फर्क पड़ता, बिल्कुल पड़ता। देखो पुराना माइनस नया, 5 माइनस 4 कितना आया, 1, ठीक है ना, आया नहीं आया। और यदि तुम नया माइनस पुराना करते, 4 माइनस 5 तो क्या आता, -1। और हमने ऑलरेडी देखा है कि आरएचएस वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, आरएचएस वैल्यू हमेशा क्या रखनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ओल्ड माइनस न्यू वैसे याद रखेंगे, ठीक है। अगेन हम जेड का वैल्यू निकालेंगे। देखो अगेन बेसिक वेरिएबल कौन सा, S1 और X। तो X का वैल्यू 0 होगा, S1 का वैल्यू 0 होगा। मैंने पहले बताया था CJ माइनस ZJ वैल्यू हमेशा बेसिक वेरिएबल का क्या होता है, 0, ठीक है। सेकंड का निकालो, C2 माइनस Z2। C2 माइनस Z2 क्या आएगा, C2 है 5, है ना। Z2 क्या आएगा, देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई -0 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ठीक है। तो ये 5 है, -4 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू आपका 1। सिमिलरली C4 माइनस Z4 निकालो। C4 क्या है, 0 माइनस Z4 क्या आएगा, देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2, तो -2। अब जेड का वैल्यू में आप निकाल सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 0 मल्टीप्लाइड 1 0, 24 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है ना। अगेन वही सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, इनकमिंग वेरिएबल। तो इनकमिंग वेरिएबल क्या होता है, बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल हमेशा होता है नॉन बेसिक। इस केस में नॉन बेसिक कौन सा है, S1 और X यहाँ है। कौन नहीं है यहाँ पर, S2 और Y, है ना। S2 और Y नॉन बेसिक है, Y नॉन बेसिक है और S2 नॉन बेसिक है, ठीक है ना। तो इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा, CJ माइनस ZJ वैल्यू कैसा चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो कि ये पॉजिटिव निगेटिव और क्या नाम है मैक्सिमम लेने की क्यों कोशिश करते हैं। देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, जेड न्यू इक्वल्स टू जेड ओल्ड प्लस CJ माइनस ZJ इनटू थीटा मिनिमम, है ना, यही है। तो जेड ओल्ड कितना है, जेड ओल्ड है आपका 24। अब ध्यान से देखो, हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, तो हमें जेड का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। अगर जेड का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है तो CJ माइनस ZJ का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्लस, अगर ये निगेटिव हो गया तो जेड जो न्यू आएगा ना, नया जेड आएगा, वो पहले से क्या हो जाएगा, कम। अगर ये टर्म पूरा निगेटिव हो गया, इसीलिए हम क्या लेते हैं, CJ माइनस ZJ पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है अगला वैल्यू बढ़ेगा, तो हमें बढ़ाना ही है, कम थोड़ी ना करना है। नेगेटिव ले लिया तो अगला वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। इसीलिए अगर यहाँ -2 ले लेंगे, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, जेड अगला वैल्यू 24 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सा है, 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल हमेशा क्या होता है, नॉन बेसिक वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो क्या कहलाएगा, की कॉलम, ठीक है। ये की कॉलम हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, लिविंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। थीटा क्या है, B/CJ, ठीक है। B है RHS वैल्यू बाई CJ, तो 1/1/3 क्या होगा, 3। B/CJ 4/2/3 क्या होगा, 6, ठीक है ना। तो थीटा मिनिमम क्या है दोनों में, तो देखो इंप्रूवमेंट कितना होने वाला है। CJ माइनस ZJ का वैल्यू कितना है, 1, थीटा मिनिमम कितना है, 3।
3 का इंप्रूवमेंट होगा। ऑलरेडी कितना वैल्यू है 24, 24 प्लस 23 नेक्स्ट में कितना आएगा 27। चेक करते हैं। देखो लिविंग वेरिएबल तो ये हो गया आपका पिवट रो। और ये जो की कॉलम और पिवट रो का इंटरसेक्शन है ना, इसको बोलते हैं पिवट एलिमेंट। ठीक है ना। अब देखो इनकमिंग कौन सा है y, भागेगा कौन s1, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स। इसका कोफिशिएंट चाहिए, y का कोफिशिएंट कितना है 5। अब ध्यान से देखो, अब हमें यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। कैसे बनाना, देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से वर्टिकल, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये हो क्या होगा 0। अब देखो ये तो है 0 इंटू 1, ये बनाना है 1 और 0, ये बनाना है ऐसा, क्योंकि हमेशा बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं है तो बनाना है। अब देखो यहाँ तो 1 आ जाएगा, कैसे, पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 कैसे बनाना है, देखो मैंने क्या बताया था, ओल्ड माइनस न्यू, यही बताया था ना, ओल्ड माइनस न्यू, तो पुराना माइनस नया, तो ये रो यहाँ आना है ना, तो देखो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 -1, ये तो 0 आ नहीं रहा, 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये देखो, अब देखो 2/3 माइनस 2/3 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 इंटू 2/3 0, तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, 3 इंटू 2/3 कितना हो गया 2, और 0 माइनस 2 -2। ठीक है, ये 1/3 माइनस, ठीक है, और ये क्या हो गया 2/3 से मल्टीप्लाई कर 3 कैंसिल, 2 हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। अब ये कैलकुलेशन हो गया, तो देखो ये हटा देंगे। ठीक है, अब आप जेड का वैल्यू 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेट कर लो। 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12, कितना हो गया 15 प्लस 12 कितना होगा 27, तो हमने पहले ही देखा है ना। ये दो वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग सीजे माइनस जेड वैल्यू क्या रहेगा 0। यहाँ वैल्यू क्या आएगा C3 माइनस Z3, C3 क्या है 0 माइनस Z3 -3 इंटू 5, और ये क्या होगा प्लस 6 इंटू -2, तो ये जाएगा 15 माइनस 12 3, तो ये हो जाएगा -3। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाइड -1 -5 प्लस 6 इंटू 1 6, तो -5 प्लस 6 क्या होगा 1, 0 -1 -1। ठीक है ना, अगेन आ गया, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अगेन हम क्या ढूंढेंगे इनकमिंग वेरिएबल, देखो इनकमिंग वेरिएबल को हमेशा क्या होता है, इनकमिंग वेरिएबल हमेशा होता है आपका नॉन बेसिक वेरिएबल, है ना। तो देखो नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है, y और x बेसिक है, तो s1 और s2 क्या हो गया नॉन बेसिक। ठीक है, तो इनकमिंग वेरिएबल हमने देखा था z न्यू इक्वल्स टू z ओल्ड प्लस
इनकमिंग इंटू थीटा मिनिमम। तो ये क्या होगा, इतना इंप्रूवमेंट होगा हर स्टेप में। ठीक है, इनकमिंग वेरिएबल क्या होता है, नॉन बेसिक, तो यहाँ नॉन बेसिक है S1 S2, दोनों का ही वैल्यू निगेटिव हो गया। ठीक है ना, तो जेड इंप्रूवमेंट क्या है यहाँ पे, जेड इंप्रूवमेंट आपका है CJ माइनस ZJ इनकमिंग इंटू थीटा मिनिमम। तो आपका CJ माइनस ZJ ही निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया, जेड इंप्रूवमेंट क्या होगा, निगेटिव, और पॉजिटिव आ नहीं सकता। इसका मतलब चाहे आप इसको इनकमिंग मानो चाहे आप इसको इनकमिंग मानो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका जेड का वैल्यू इंप्रूव नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, यही 27 ही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। 27 ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं, ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया। मैंने बोला था ना, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो हमें खुद ढूंढ के बताए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। तो देखो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जब भी CJ माइनस ZJ, कौन सा, बेसिक नहीं नॉन बेसिक, देखो बेसिक का अभी भी 0 है, नॉन बेसिक का सारा निगेटिव हो जाए या निगेटिव या 0 हो जाए। ठीक है ना, सारा निगेटिव हो गया तो उसको बोलते हैं यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सारा निगेटिव है देखो, तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर मान लो एक 0 हो जाता, मान लो नॉन बेसिक एक 0 हो गया, ये निगेटिव है, तो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता, लेकिन वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल क्या देखना है, जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उनके करस्पॉन्डिंग जब भी CJ माइनस ZJ का वैल्यू सारा निगेटिव हो जाएगा, सारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब देखो ये खुद बता रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, ये खुद बता रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, और वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना है, 27। मतलब जेड इंप्रूवमेंट, अब जेड इंप्रूव नहीं हो सकता, जेड इंप्रूव ना होने का मतलब क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो प्रोसेस है सिंप्लेक्स का, कुछ छोटा छोटा चीजें यहाँ पे समझने वाला है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सेम प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करता हूँ। ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमने बोला था कि 3 कंडीशन है सिंप्लेक्स मेथड पे, 3 हमारे रिक्वायरमेंट में। पहला, इट शुड नॉट इवेल्युएट द इनफीजिबल सॉल्यूशन, ये इनफीजिबल सॉल्यूशन ना इवेल्युएट करे। देखो कोई भी इसने इनफीजिबल सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सारे फीजिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, हर स्टेप में बेटर एंड बेटर सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ Z0 है, यहाँ Z24 है, यहाँ Z27, तो हर स्टेप में बेटर एंड बेटर। ठीक है, नेक्स्ट, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए तो ये खुद बताए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, तो उसने खुद ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया दिया है। क्या बताया उसने कि भाई CJ माइनस ZJ नॉन बेसिक का, देखो यहाँ नॉन बेसिक कौन सा है, S1 S2, नॉन बेसिक का अगर CJ माइनस ZJ सारा नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया उसने बताया। अब देखो सिंप्लेक्स कर क्या रहा है, पहला स्टेप क्या है, S1 और S2 का वैल्यू है, X और Y नॉन बेसिक है तो वैल्यू कितना होगा, 0। ठीक है ना, तो हम कहाँ पे 0,0, तो सिंप्लेक्स देखो यहाँ पे खड़ा है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन क्या है, सिंप्लेक्स को पता है, सिंप्लेक्स क्या बोलता है कि हमें तो भाई कॉर्नर कॉर्नर भागना है, क्योंकि सिंप्लेक्स को पहले से ही पता है कि उसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट। देखो अब सिंप्लेक्स 2 साइड में भाग सकता था, एक इधर को भागता Y के साथ, X के साथ। इसने किधर डिसाइड किया किधर भागेगा ये, देखो X इनकमिंग लिया
तो ये किधर को भाग रहा है, एक्स की साइड में। जब एक्स की साइड में ये भाग रहा है तो इसके सामने कितने स्टॉपेज पड़े, 2। देखो एक 4 है, दूसरा 5 है, देखो 4 है 5 है, ठीक है। तो उसको पता है कॉर्नर पे रुकना है, तो यहां से भागा इधर को। क्यों इधर को भागा, क्योंकि भाई इधर भागने से जेड का वैल्यू तेजी से बढ़ेगा। कोफिशिएंट देखो एक्स का 6 है ना, तो इधर को भागा, ठीक है। 2 स्टॉपेज मिले 4 और 5। उसने कौन सा पिक किया, थीटा मिनिमम है ना, रिप्लेसमेंट रेशियो मिनिमम 5 में और 4 में से क्या पिक किया, 4। क्यों, क्योंकि मिनिमम इसलिए पिक किया ताकि वो फीजिबल रीजन में बना रहे, क्योंकि अगर वो 5 पिक कर लेता तो ऐसा भी हो सकता था वो फीजिबल रीजन से बाहर चला जाए। और तुमने क्या बोला था, इनफीजिबल सोल्यूशन मत बताना, कुछ भी बताना मत, इनफीजिबल सोल्यूशन मत बताना। तो उसने क्या इंश्योर किया, भाई मैं सबसे पास वाले कॉर्नर में रखूंगा, इससे ये इंश्योर होगा कि मैं फीजिबल रीजन के अंदर बना हुआ हूं, इनफीजिबल सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं। इसीलिए इसको बोलते हैं फीजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक ऑप्टिबिलिटी क्राइटेरिया था, इसको बोलते हैं फीजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो क्या है, थीटा निकालो बी बाई सीजे, सीजे पॉजिटिव होना चाहिए और फिर क्या पिक कर लो, थीटा मिनिमम। तो इससे क्या होगा, कभी भी इनफीजिबल सोल्यूशन नहीं आएगा। ये प्रोसेस फॉलो करोगे, थीटा बी बाई सीजे निकाल लो, सीजे पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो थीटा का मल्टीपल वैल्यू है उसमें थीटा का मिनिमम वैल्यू ले लो, तो आप हमेशा फीजिबल रीजन में बने रहोगे, कभी भी इनफीजिबल सोल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं फीजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे वो क्या था, ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो क्राइटेरिया लगाओगे तुम्हें पता लगेगा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, और ये अप्लाई करोगे तो हमेशा ये तुम्हें रहेगा कि तुम्हें फीजिबल सोल्यूशन है, इनफीजिबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो सिंप्लेक्स यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। फिर वो भागा, देखो इधर को, फिर उसके सामने 2 स्टॉपेज आए, कौन कौन सा, देखो 3 और 6, देखो 3 और 6 कहाँ पे रुका, वो मिनिमम वाले पे, ठीक है ना सर। थीटा मिनिमम इसीलिए पिक करते हैं कि इनफीजिबल सोल्यूशन ना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके उसने देख लिया कि भैया यहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, वहां जाने से क्या होगा, जेड का वैल्यू बढ़ने के सिवाय कम हो जाएगा। तो उसने ये बोल दिया कि यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो सिंप्लेक्स, अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है। सिंप्लेक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे चेक करता है, फीजिबल रीजन के अंदर, इनफीजिबल रीजन में, कॉर्नर पॉइंट्स पे। ध्यान रहे, ये जो सिंप्लेक्स ने वैल्यू चेक किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, देखो निकाला है 0, 24, 27, ये कहाँ है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन। और गेट में ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे। देखो मैं इसको नोट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से लिख लेना। ठीक है, ध्यान रखना। सिंप्लेक्स मेथड इवैल्यूएट्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पे तो निकाला है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान से रखना, ये ऑलरेडी गेट में पूछा जा चुका है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूचर में हम आएंगे, तो अभी ये सिंप्लेक्स का जस्ट बिगिनिंग है, ऐसा नहीं समझना सिंप्लेक्स खत्म हो गया। सिंप्लेक्स स्टार्ट हुआ और अभी कम से कम मैं 5 से 6 घंटे का लेक्चर लूंगा, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए। लेकिन एक चीज फिर ध्यान रहे, सिंप्लेक्स को पढ़ने के लिए पहले ग्राफिकल मेथड जाना जरूरी है। तो जो पहले 2 लेक्चर हैं आप उनको एक बार जरूर देख लें, ठीक है ना। थैंक यू।